Good evening, everyone. This is Rajesh More from Ambition Academy. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं WPI के बारे में। तो फिर रिसेंटली जो न्यूज़ आई है वो कुछ इस तरीके की है। WPI रिकॉर्ड 13 मंथ हाई इन नवंबर। तो पिछले 13 महीने का हाईएस्ट रिकॉर्ड दिया है WPI ने। तो फिर WPI क्या है, ये कैलकुलेट किस तरीके से होता है और इसके इफेक्ट्स क्या है इकोनॉमी के ऊपर ओवरऑल, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो फिर सबसे पहले वाई इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों है। तो फिर रिसेंटली लेटेस्ट WPI numbers shows an increase of 14.2% in November from 12.5% of October। मतलब जो नंबर्स अक्टूबर में 12.5% से रेज हुए थे वही सेम नंबर्स नवंबर में 14.2% से रेज हुए और ये पिछले 13 महीनों का हाईएस्ट नंबर है। तो फिर ये नंबर हाई होने के पीछे रीजंस क्या है और ये नंबर हाई होने के वजह से इश्यूज क्या हो सकते हैं वो आगे हम देखेंगे। सो व्हाट इज WPI? WPI है क्या? इट इज एन एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट द होलसेल लेवल। ये इसका जनरल डेफिनेशन है WPI का। क्या? तो इट इज एन एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट द होलसेल लेवल। मतलब क्या कि ये जो अलग अलग कमोडिटीज इस WPI में आती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में आती है, उस कमोडिटीज का होलसेल लेवल पे जो प्राइसेस में चेंजेस होता है वो कैलकुलेट होता है WPI में। तो फिर होलसेल लेवल मतलब क्या? तो फिर होलसेल लेवल में दो चीजें कम रहती है कोई भी कमोडिटी के लिए। सबसे पहला इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट सेलर्स प्रॉफिट मार्जिन। तो फिर ये दोनों चीजें अगर आप माइनस कर दोगे तो फिर आपको रफली अमाउंट मिल जाएगी होलसेल अमाउंट। तो फिर ये होलसेल अमाउंट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे होती है। तो फिर फैक्ट्री में जब कोई सामान तैयार होता है तो फिर उसे हम बोलते हैं होलसेल स्टेज पर है वो। तो फिर उस प्राइस का जो इंडेक्स निकलता है उसे हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट जो चीज है कि इसे पब्लिश कौन करता है, हु पब्लिशेस होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो फिर ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है बाय द नेम ऑफ ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बाय द नेम ऑफ ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इनके ऊपर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को और उससे रिलेटेड नंबर्स को पब्लिश करने की। तो फिर ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे सामने ये कुछ इस तरीके का है कि WPI में क्या क्या फैक्टर्स है या फिर व्हाट इज इट कंसिस्ट ऑफ। WPI में कौन कौन सी अलग अलग चीजें मिली हुई है। तो फिर WPI कंसिस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड इट्स कैलकुलेशन इज डन यूजिंग जेवॉन्स इंडेक्स फॉर्मूला। तो फिर WPI बेसिकली जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो एक बास्केट ऑफ गुड्स है, अलग अलग गुड्स उस इंडेक्स में इंक्लूडेड है और ये कैलकुलेट करने के लिए जो इंडेक्स फॉर्मूला का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं जेवॉन्स इंडेक्स फॉर्मूला। तो फिर इसमें कौन कौन से गुड्स इंक्लूडेड है? तो फिर इसमें प्राइमरीली तीन तरीके के गुड्स मिलेंगे आपको। सबसे पहला है प्राइमरीली आर्टिकल्स, सेकेंड है फ्यूल एंड पावर एंड थर्ड है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये तीन तरीके के गुड्स आपको इसमें मिलेंगे। इन तीनों गुड्स के अलग अलग वेटेजेस हैं। ओके, तो फिर ये जो इंडेक्स है और ये जो बास्केट ऑफ गुड्स है ये 2011-12 में चेंज हो गए थे, ये इंक्रीज हो गए थे। तो फिर 2011-12 में ये इंक्रीज होकर टोटल इनका नंबर ऑफ आइटम्स हो गया था 697। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गए थे 697 फ्रॉम अर्लियर 676। पहले के 676 से 697 पर चले गए थे ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। इनका अगर आप वेटेज देखोगे ओके, तो फिर अलग अलग स्टेट PCS और सेंट्रल PCS के एग्जाम्स में इनके वेटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो फिर सबसे ज्यादा वेटेज WPI में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर है। अगर आप देखोगे इस चार्ट में तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि 64% के आसपास 64% के आसपास टोटल आइटम्स ये आपको मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर जो आता है वो है प्राइमरी आर्टिकल्स
और लास्ट जो है वो है फ्यूल एंड पावर, तो फिर 64%, उसके बाद अराउंड 22% एंड फ्यूल एंड पावर के 13%, ऐसे मिला के हमारा टोटल जो वेटेज है WPI का वो 100 हो जाता है। सबसे ज्यादा वेटेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को। इसमें आपको लास्ट कॉलम में देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ कोटेशंस। नंबर ऑफ कोटेशंस मतलब कि उस पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए, उस पर्टिकुलर आर्टिकल्स के लिए कितने अलग अलग इंडस्ट्रीज से कोटेशन लिया गया है। तो फिर प्राइमरी आर्टिकल्स के लिए आप देख सकते हो कि 983 गुड्स के कोटेशंस लिए गए हैं। फ्यूल एंड पावर के लिए आप देखोगे कि 442 गुड्स के कोटेशंस लिए गए एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए आप देखोगे कि 6906 कोटेशंस लिए गए अलग अलग, और इन सारों का कंपाइलेशन करके WPI को कैलकुलेट किया गया है। तो फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो फिर ये जो बेस ईयर आपको दिख रहा है वो है 2011 और 12। तो फिर ये बेस ईयर कैलकुलेट होता किस तरीके से? तो सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि किसी भी ईयर को आप बेस ईयर एज ए बेस ईयर कैलकुलेट करोगे तो फिर किस तरीके से। तो फिर सबसे पहले देखिए कि इन्फ्लेशन जब आप काउंट करते हो तो फिर आपको एक करंट वैल्यू चाहिए और आपको उसको कंपेयर करने के लिए एक प्रीवियस वैल्यू चाहिए। विदाउट एनी कंपेयरिंग वैल्यू यू कैंट कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, द करंट वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन। सो उसके लिए आपको एक बेस ईयर चाहिए जिसको आप 100 अज्यूम करोगे और उसके बाद में होने वाले चेंजेस को आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे। तो फिर जो करंट आपका बेस ईयर है WPI के लिए वो है 2011-12। तो फिर एक बेस ईयर चूज करने के लिए आपके क्राइटेरिया क्या क्या है? तो फिर सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है अ नॉर्मल ईयर। फॉर अ ईयर टू बी कंसिडर्ड एज एन बेस ईयर, वो ईयर नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर मतलब किस तरीके का कि उस ईयर में किसी भी तरीके के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज या फिर किसी भी तरीके की मेजर प्राइस चेंजेस वगैरह इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए जिसमें सारी की सारी चीजें एज नॉर्मल एज इट इज हो रही है। सेकेंड क्राइटेरिया जो है वो है कि उस साल का प्रोडक्शन रिलायबल होना चाहिए, उस साल की प्राइजेस ये स्टेबल होनी चाहिए और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेटा है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब क्या कि उस साल का जो प्रोडक्शन हुआ है उसके ऊपर किसी भी तरीके के ज्यादा फैक्टर्स का इफेक्ट ना गिरा हो, एक रिलायबल प्रोडक्शन हो, प्राइजेस जो है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल ना हो, ज्यादा कम ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा बढ़ रही है बहुत ज्यादा कम हो रही है इस तरीके से नहीं, तो फिर एकदम स्टेबल होनी चाहिए और जो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेटा है वो इजीली या फिर रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। और ये जो थर्ड कैटेगरी है या फिर थर्ड क्राइटेरिया है वो है अ ईयर एज रिसेंट एज पॉसिबल। मतलब ये जो बेस ईयर है वो जितना रिसेंट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। मतलब देखिए किस तरीके से ये क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप 20-25 साल पहले का बेस ईयर रखोगे तो फिर ऑब्वियसली उस समय पे जो प्राइजेस है और करंट प्राइजेस में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। तो फिर इसके वजह से आपके पास जो WPI या फिर जो इन्फ्लेशन इंडेक्स आएगी WPI की वजह से वो बहुत ही ज्यादा रहेगी। इसलिए जो ईयर है वो जितना रिसेंट रहेगा उतना कैलकुलेशन के लिए वो चीजें अच्छी रहेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है यूजेस ऑफ WPI। यूजेस ऑफ WPI यूज कहाँ पर होता है कि आप कौन कौन सी चीजों के लिए ये होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज कर सकते हो। सबसे पहला जो है यूज इसका वो है प्रोवाइड्स एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल। अभी इसमें जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो उसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि फ्यूल, ऑयल, उसके बाद मिनरल्स, अलग अलग तरीके के स्टोन्स, ये सारी की सारी चीजें प्लस फूड एंड बेवरेज, ये बहुत सारी चीजों का एट अ होलसेल लेवल आपको इंडेक्स मिल जाता है। तो फिर इसमें अगर आपको चेंजेस मिलते हैं या फिर समझे कि किसी भी फूड आर्टिकल का, किसी भी फ्यूल का, किसी भी मिनरल का अगर प्राइजेस चेंज होता है तो फिर ये क्विकली अफेक्ट करेगा WPI पे। तो फिर जब WPI पे अफेक्ट करेगा तो फिर आपको मार्केट की होलसेल कंडीशन पता चलेगी कि मार्केट में होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन किस तरीके का है एंड इवेंचुअली ये होलसेल रोल आउट कहां पर होगा, तो फिर ये होलसेल इंडेक्स या फिर ये होलसेल इन्फ्लेशन रोल आउट होगा फाइनल कंज्यूमर पे। इसलिए आप इस तरीके से बोल सकते हो कि WPI आपको प्रिकॉशनरी वार्निंग है आपके फ्यूचर में आने वाले इन्फ्लेशन की। WPI एक प्रिकॉशनरी वार्निंग है आपको फ्यूचर में आने वाले इन्फ्लेशन की।
सेकेंड यूज इसका क्या है कि ऑल्सो यूज एंड डिफ्लेटर फॉर एस्टिमेटिंग जीडीपी। जो जीडीपी के अलग अलग वैल्यूज है, ओके, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अलग अलग वैल्यूज है, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर का, जिसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एक करेक्ट और एक्यूरेट वे मानते हैं इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो फिर इस जीडीपी को या फिर इस जीडीपी डिफ्लेटर को काउंट करने के लिए डब्ल्यूपीआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। थर्ड यूजेस है इसका कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूज इट टू ट्रैक मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ। जब कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है या फिर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो जब इंडिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो फिर वो हर एक इंडस्ट्री में जाके चेक नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर वो इसी तरीके के अलग अलग इंडेक्स के रिलेटिव पर भरोसा रखेंगे। तो फिर जब डब्ल्यूपीआई आपका एक स्टेबल है, ज्यादा इन्फ्लेट नहीं हो रहा है या फिर ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है, तो फिर ऐसे समय पे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को एक ऐसा हिंट देता है कि मार्केट स्टेबल है और ये एक अच्छा या फिर एक ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है यूज फॉर इंडेक्सेशन। अगर आपने देखा होगा तो फिर जो अलग अलग जगहों पर अलाउंसेस मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर या फिर अलग अलग वर्क प्लेसेस पर जो अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं, डियरनेस अलाउंस एंड इस तरीके के अलाउंसेस, उसमें एज ए इंडेक्सेशन डब्ल्यूपीआई का यूज होता है। तो फिर डब्ल्यूपीआई में जितना इन्फ्लेशन हुआ, जितनी चीजों का फर्क हुआ, तो फिर एज एन डब्ल्यूपीआई जितना चेंजेस हुआ उतना आपके अलाउंसेस में चेंजेस होता है। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में डब्ल्यूपीआई से लिंक अलाउंसेस रहते हैं। तो फिर अगर डब्ल्यूपीआई बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो फिर आपका अलाउंसेस भी उस रेंज में बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चीज है वो है डब्ल्यूपीआई के लिमिटेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिमिटेशन। तो फिर हमने जब चार्ट देखा तो फिर उसमें सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो थी सिर्फ और सिर्फ गुड्स। तो फिर जो भी इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ही मेंशन हो, जिसमें किसी भी तरीके के सर्विसेज का मेंशन नहीं हो, तो फिर वो इंडेक्स एक अपनी ही तरीके से हाफ इंडेक्स है या फिर इनकम्प्लीट इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री आज की तारीख में हर एक कंट्री में एक मेजर रोल प्ले करती है। और उस सर्विस इंडस्ट्री के इन्फ्लेशन के बारे में अगर हमारे पास डेटा नहीं रहेगा और ओनली गुड्स के डेटा के ऊपर अगर हम लोग इन्फ्लेशन काउंट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो एक बैड आइडिया होगा या फिर एक बैड मूव होगा। तो फिर ये एक लिमिटेशन है डब्ल्यूपीआई का। और सेकेंड जो लिमिटेशन है, कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन दी ओवरऑल इन्फ्लेशन। डब्ल्यूपीआई को आप ओवरऑल इन्फ्लेशन जैसा काउंट नहीं कर सकते। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डब्ल्यूपीआई में एक तो फाइनल प्राइजेस नहीं है, डब्ल्यूपीआई में आपको होलसेल लेवल की प्राइजेस मिलेंगे, यानी कि उसमें ना कि टैक्सेस ऐड है और ना ही फाइनल सेलर का प्रॉफिट मार्जिन ऐड है, और उसके अलावा उसमें सर्विसेज भी ऐड नहीं है। तो फिर आप इसको एक ओवरऑल इन्फ्लेशन इंडेक्स की तरह काउंट नहीं कर सकते हो। तो फिर इन्हीं सारे रीजंस के वजह से आरबीआई ने 2014 में एक उर्जित पटेल कमेटी बैठी थी, जो हमारे फॉर्मल आरबीआई गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में 2014 में एक उर्जित पटेल कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी ने कुछ इस तरीके के रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने कहा कि हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स को कट अवे कर देना चाहिए एंड सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एक लास्ट या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन का मानक या फिर दर्शक के रूप में हमें उसको चुनना चाहिए। तो फिर उसके बाद से सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आरबीआई ने एज ए हेडलाइन इन्फ्लेशन चुना। और आरबीआई की सारी मॉनेटरी पॉलिसीज ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक है। ओके, अर्लियर सीपीआई अप्लाई होने से पहले देश का हेडलाइन इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक था। तो फिर ये था हमारे आज के वीडियो का टोटल कंटेंट। उसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर सकते हो, उससे रिलेटेड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो फिर ये सारी की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी के साथ हम रुकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।